लास्ट में सारा हो गया था। लिम्स के अलावा सब कर दिए थे। ब्लड सेल को डिफाइन किए थे सारा। प्लेटलेट्स भी कर दिए थे। देखो समझो लिम्स क्या है। लिम्स होता क्या है ये देखो। लिम्फेटिक सिस्टम पढ़े हो ह्यूमन के अंदर। लिम्फेटिक देखो लिम्फ क्या है लिम्फ? It is a type of, it is a type of connective tissue। ध्यान दो, connective tissue which are formed between the adjacent cell। adjacent cell समझ में आता है? adjacent cell, दो सेल के बीच में कुछ फ्लूइड्स होता है। उस फ्लूइड्स को क्या कहते हैं? उस फ्लूइड्स को हम लोग ऐसे तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं, लेकिन जब वो फ्लूइड ढेर सारा हो जाता है तो उसी को हम लोग कहते हैं लिम्फ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब समझो, तुमको एक डायग्राम से सिखा रहे हैं। मान लो कि कोई ग्लैंड हम बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? एग्जाम्पल्स किसी ग्लैंड का ले रहे हैं। ग्लैंड तुमको पता है कि एपिथेलियल टिश्यू से बना हुआ ऑर्गन है। ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू से बना हुआ है। कोई भी ग्लैंड ले लो, एक ऐसा कोई ग्लैंड है। मान लो थायराइड ले रहे हैं, थायराइड ग्लैंड। कौन सा? थायराइड ग्लैंड, ठीक है। इसके अंदर थायराइड ग्लैंड के सेल्स होंगे। ये मान लो थायराइड ग्लैंड के सेल है। अब 4 ही सेल नहीं होता है, हमको ही पता है, लेकिन मेरे पास स्पेस का भी हम बना रहे हैं। ये थायराइड ग्लैंड के सेल है। अब मान लो कि इसको कुछ भी चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, इसको ऑक्सीजन चाहिए, तो इसको कैसे मिल रहा होगा? ब्लड के थ्रू। हम लोग पढ़े थे फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, तो उसमें बताया होगा कि जो ह्यूमन के अंदर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो क्या है? ब्लड है। ब्लड के थ्रू ही सारा चीज ट्रांसपोर्ट हो रहा है, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो ग्लूकोज हो, चाहे वो ऑक्सीजन हो, या तुम किसी भी तरह का ड्रग्स खाते हो। दवा भी जो हम लोग खाते हैं ना, वो स्टमक में डाइजेशन के बाद फिर ब्लड में क्या हो जाता है? फैल जाता है। ब्लड तो पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो रहा है ना, समझे? तो मान लो कि तुम्हारे अंदर जो प्योर ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है उसको आर्टरी कहते हैं। अभी सीखना है, ये बात पढ़े नहीं हो कोई बात नहीं। जो हमारे अंदर जो प्योर ब्लड को जो ट्रांसपोर्ट करने वाला जो ट्यूब होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आर्टरी बोलते हैं। समझ में आया? ये क्या है? आर्टरी है। और आर्टरी हमेशा प्योर ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है। प्योर ब्लड को हम लोग ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कहते हैं। कैसा ब्लड? कैसा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब मान लो कि इस ग्लैंड को चाहिए ग्लूकोज या ऑक्सीजन, तो क्या ला के दे देगा पूरा? इसमें तो ट्यूब में तो बहुत सारा चीज होगा। इसमें ब्लड होगा, ब्लड सेल होगा, इसमें ग्लूकोज भी होगा, सब होगा। तो क्या ब्लड जाके पूरा का पूरा ऑर्गन को मिल जाता है? अपना ब्लड ना ट्यूब से बाहर कभी नहीं आता है। जो वेसल्स है, हमारा जो ब्लड होता है हमेशा वेसल्स के अंदर ही ट्रांसपोर्ट होता है। कभी भी वेसल्स के बाहर ब्लड नहीं आता है। लेकिन इस वेसल्स के अंदर सब्सटेंस है जो इसको कैसे मिलेगा? इसको मिलना चाहिए। तो देखो, ये सबसे पहले ये वेसल्स जो है वो बहुत सारा कैपिलरी में ब्रेक डाउन हो जाता है। देखो यहाँ के बाद ये बहुत सारा कैपिलरी बनाएगा। अब उनको दूसरा कलर का जरूरत पड़ेगा। देखो मान लो
ये जो कैपिलरी था वो टूट गया, सॉरी ये वेसल्स था बहुत सारा कैपिलरी में टूट गया, ऐसे समझे, टूट करके आगे जाकर वापस मिलना भी है इसको। अब क्या इसमें जितना भी चीज होगा, मान लो ऑक्सीजन था तो ऑक्सीजन बाय सिंपल डिफ्यूजन आता है। कैसे आता है? बाय सिंपल डिफ्यूजन। ऑक्सीजन अंदर आ गया, इसको ग्लूकोज चाहिए होगा तो ग्लूकोज अंदर आ गया, समझ में आ रहा है? वाटर चाहिए होगा तो वाटर अंदर आ गया, आयंस चाहिए होगा तो आयंस अंदर आ गया होगा, और साथ में बहुत सारा फ्लूइड आ जाता है। समझ में आ रही है बात? देख लो फ्लूइड, ये फ्लूइड को हम लोग कहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब इस फ्लूइड में जो अच्छा चीज है वो सेल पे यूज कर लेगा, लेकिन सारा का सारा चीज थोड़ी यूज कर लेगा। एक्सेस वाटर आया होगा तो पानी को ज्यादा यूज नहीं करेगा। हमारे एक सेल को ओनली 70 to 75% की वाटर चाहिए। अगर जरूरत से ज्यादा वाटर वहां पहुंच गया है तो वाटर क्या है उसके लिए वेस्टेज। ये फ्लूइड को हम लोग इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स कहते हैं। कोई दिक्कत? ठीक है, ये देखो ये वापिस आगे जाके एक मोटा सा वेन बना लेता है। क्या बना लिया? ये वेन है, ये अलग चीज बन गया, ये तुम्हारा वेन है। और वेन के अंदर हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है। कैसा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। समझे क्यों? क्योंकि इसके अंदर ग्लूकोज जब टूटता है तो हर सेल के अंदर बनता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कैसा गैस? तो कार्बन डाइऑक्साइड भी वापस रीअब्जॉर्ब हो जाता है उसमें। देखो वापस अब ब्लड में जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड आएगा तो ब्लड हो जाता है डीऑक्सीजनेटेड। फिर देखो ये बाहर निकलेगा ऐसे, इसको थोड़ा मोटा बनाओ वेसल्स को, ये सारा वेसल्स मिलकर के बड़ा सा वेन का निर्माण करेगा। ये क्या है? वेन है। समझ में आया? अब बात ये है कि ये सब फ्लूइड जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है उसको कौन ले जाएगा? ध्यान दो, तो यहाँ पे एक नया वेसल्स बनता है, उसको हम लोग बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। क्या बोलते हैं? ये हर जगह इस तरह का नहीं होता है, हमारे बॉडी में हर जगह इस तरह का सिस्टम मौजूद नहीं होता, कहीं कहीं होता है। और उस लिम्फेटिक सिस्टम में जो फ्लूइड होता है उसी फ्लूइड को हम लोग कहते हैं लिम्फ। क्या कहते हैं? समझ में आ रही है बात? देखो यहाँ का फ्लूइड तो बाहर नहीं जा पाया, ये लिख लियो, लिखो, ये लिखा हुआ चीज मिटा देंगे। क्या पढ़ा दिए हैं? हाँ, प्लांट टिश्यू कौन? एपिथेलियल, एपिथेलियल पढ़ लिए। कनेक्टिव चल रहा है आखिरी है कनेक्टिव, आज शुरू करेंगे मस्कुलर टिश्यू। क्या? यहाँ बैठ जाओ, आगे आ जाओ। देखिए मिटा दे, ये जो हम लेबलिंग किए वो बस मिटाएंगे। हाँ, इंटरस्टिशियल फ्लूइड वापिस एक वेसल्स बना करके वेन में जाकर जुड़ जाता है, उसी को लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं, और उसमें जो फ्लूइड है उसको लिम्फ कहते हैं।
इसको बस मिटा रहे जो लिखे हैं, तुम स्पेस छोड़ दो, लिख लेना इन लोगों की कॉपी से। देखो अब समझो, अब एक बात बताओ, जो इस दो सेल के बीच में जो फ्लूइड जमा है, ये फ्लूइड कैसे बाहर होगा? बाहर होना चाहिए इसको भी स्वेटिंग नहीं, स्वेटिंग अब हर जगह स्वेटिंग नहीं हो सकता है। स्वेटिंग फ्लूइड को बाहर करने के लिए नहीं होता, वो अलग चीज है। स्वेटिंग तुम्हारे बॉडी टेम्परेचर को, स्वेटिंग जो हो रहा है एक्चुअली तुम्हारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हो रहा है। ठीक है, गर्मी में स्वेटिंग हो जाएगी, ठंडा में लिम्फेटिक सिस्टम काम नहीं करेगा, होगा ना, वो अलग चीज है। तो देखो यहाँ से मेरे पास कोई दूसरा कलर नहीं है तो रेड ही यूज कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से एक अलग ट्यूब बनता है, देखो ये छोटे से जंक्शन जैसा होता है, समझे? ये छोटे से जंक्शन जैसा होता है कि जितना भी इंटरस्टिशियल फ्लूइड था वो सारे फ्लूइड को कलेक्ट करता है, ठीक है। कलेक्ट करके अपने अंदर डालता है और वापिस ये किस में डाल देता है? ये वापिस वेन के अंदर ले जाकर सारा का सारा इंटरस्टिशियल फ्लूइड में डाल देता है। ये क्या है? ये वेन है और इसको हम लोग लिम्फेटिक सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिम्फेटिक सिस्टम। और इसके अंदर जो फ्लूइड है, इस फ्लूइड को क्या कहा जाता है? इस फ्लूइड को हम लोग कहते हैं फ्लूइड कॉल्ड लिम्फ। और इस फ्लूइड में क्या क्या होता है बताओ? इस फ्लूइड में अच्छा चीज भी है, जैसे मान लो कि एक्सिस ग्लूकोज चला गया, अब सेल को ज्यादा ग्लूकोज तो चाहिए नहीं, 4 सेल होगा तो 4 ही ग्लूकोज लेगा, लेकिन जरूरत से ज्यादा डिफ्यूजन से जा रहा है ना, तो जरूरत से ज्यादा ग्लूकोज ही डिफ्यूज हो गया, ऑक्सीजन डिफ्यूज हो गया, वाटर डिफ्यूज हो गया, तो क्या होगा? ये वापस चलाएगा और फिर से सर्कुलेट होगा बॉडी में। अगर दूसरे जगह जरूरत होगा तो दूसरी जगह चला जाएगा। तो लिम्फ के अंदर क्या क्या है? लिम्फ है ग्लूकोज, आयंस, मिनरल्स एंड वाटर। कभी कभी प्रोटीन का भी मॉलिक्यूल्स होता है लिम्फ के अंदर। एक इसके कारण एक बीमारी होता है, इसके बीच में ना एक जंक्शन होता है, इसको लिम्फेटिक नोड कहते हैं या लिम्फ नोड कहते हैं। नाम सुने हो? लिम्फ नोड। एक चीज और करता है, ये सेल को बचाता है, ये इंश्योर करता है कि इस लिम्फ में किसी तरह का माइक्रोब्स तो नहीं है। मान लो कोई बैक्टीरिया चला जा रहा है ब्लड के थ्रू और जाके सेल को बीमार करना चाहता है और वापिस वो बैक्टीरिया लिम्फ में है, तो लिम्फ नोड इसको पकड़ लेगा, समझे? इंश्योर करता है कि किसी तरह का पैथोजन तो तुम्हारे ब्लड में घूम नहीं रहा है, उससे बचाता है। एक पैथोजन है, तुम लोग पता नहीं बीमारी का नाम सुने हो कि नहीं, फिलेरियन वॉर्म्स कहते हैं। नाम सुने हो फिलेरियन वॉर्म्स का? एलिफेंथेसिस नाम का बीमारी होता है, पैर मोटा हो जाता है हाथी जैसा, उसको हिंदी में बोलते भी है, हिंदी में क्या बोलते हैं? हथिया पाव बोलते हैं। एलिफेंथेसिस बीमारी का नाम है। और उस आदमी को देखोगे तो उसका पैर मोटा हो जाता है। कभी देखो ऐसा आदमी? नीचे से का जो लोअर लिम्स है वो उसका एकदम फुल फेल करके बड़ा हो जाएगा, चलने में तकलीफ होगा उसको। ज्यादा परेशानी ऐसा थोड़ी है कि उसको वो दर्द करता होगा, लेकिन उतना ज्यादा नहीं करता। वो होता क्या है? तो लिम्फेटिक सिस्टम में एक वॉर्म है जिसका नाम है फिलेरियन वॉर्म, जा करके रुक जाता है और वहाँ सेल डिवीजन करता रहता है, वो अपना नंबर बढ़ाते रहता है। धीरे धीरे वहाँ का जो लिम्फ है वो स्वेल करने लगता है, और जब लिम्फ नोड स्वेल करेगा, लिम्फ स्वेल करेगा, तो बाहर से तुम्हारा पैर कैसा दिखेगा? खुला खुला दिखेगा, मोटा दिखता है। समझ में आया लिम्फ क्या है? लिम्फ ठीक नहीं होता है, फिलेरियन वॉर्म्स को मार नहीं सकते, तो वो ऐसे ही रहता है, समझे? पैर धीरे धीरे अब उसको ठीक नहीं कर सकते, उसको रोक सकते हैं आप दवा खा करके। बहुत सारा आता है फिलेरियन वॉर्म्स को डिवाइड करने से रोकने के लिए दवा आता है, तुम खाओगे तो उसके बाद बढ़ेगा नहीं, बढ़ेगा क्या? अपना एक उसका एक फिक्स शेप होता है, उतना तक वो जाता ही जाता, समझे? उसके बाद ग्रोथ रुक जाता है, ठीक नहीं होता है। पैर कटवा लो उसके बाद,
पैर कटवाने से अच्छा है कि एक खुला हुआ पैर लेके चलो, उससे दिक्कत ज्यादा नहीं है। अब बस इसके बारे में हम लिख रहे हैं, ये मिटा करके हम जो इसमें बताए हैं वो सारा के सारा लिख दे रहे हैं, ठीक है? बना लो अच्छे से। क्या जी क्या पैर देख रही है, सीधा से बैठो। लिख मिटा दे, हो गया। अब बस लिखते हैं इसके बारे में। देखो लिम्फ का फॉर्मेशन हमारे बॉडी में हर जगह नहीं होता है, ये बात तो क्लियर है। हाँ, लिम्फ हर जगह नहीं होता है। लिम्फ डू नॉट फाउंड all parts of the body. लोअर लिम्स में लिम्स का मतलब अपेंडेज होता है, ठीक है? इन लोअर लिम्स lymphatic system are प्रेजेंट, ठीक है? अभी तुमको हम एक बीमारी बता रहे थे, एलिफैंटियासिस कहते हैं। ये पहले कंपोजिशन लिखे ना कि लिम्फ में क्या क्या होता है। देखो, a form called filarian lymph do not found all parts of body. Found. ठीक है, a worm called filarian worm, cow disease called क्या बोलते हैं, एलिफैंटियासिस कहते हैं, ठीक है? ये होता क्यों है? ये फिलारियन वर्म लिम्फ के अंदर जा करके क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर करके अपना संख्या बढ़ाते हैं, जिसके कारण तुम्हारे लिम्फ स्वेल हो जाता है, ठीक है? फिलारियन worms have favorable condition for reproduction in lymphatic system of legs, ठीक है? जिसके कारण तुम्हारा जो लेग का जो लिम्फ है या लिम्फ का कैपिलरी है वो स्वेल हो जाता है। लिम्फेटिक सिस्टम ऑफ लोअर लिम्स या लेग्स become swell due to filarian worm। इसी के कारण वो बीमारी होता है जो बीमारी की बात कर रहे थे। दिख नहीं रहा है, किसको नहीं दिख रहा है? आगे आ जब जिसको नहीं दिख रहा है, चलो अपना अपना काम करो, जिसको नहीं दिख रहा है वो आ जाएगा।
ये बात समझ में आई? लोअर लिम्स में बस लिम्फेटिक सिस्टम बनता है, बॉडी के हर रीजन में इस तरह का कोई सिस्टम नहीं होता। लिखिए, चलो यही लिम्फ था, ये आखिरी टॉपिक था ना। इसके बाद और भी कुछ था कनेक्टिव टिश्यू में, खत्म। अब हम लोग और टिश्यू पढ़ रहे हैं क्या? मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू के बारे में दिया है, वो आखिरी में पढ़े। मस्कुलर टिश्यू इरेज कर दें। तुम लोग का हुआ पीछे पीछे पीछे, हम लोग कुछ बोल नहीं रहा है। चलो, ये नया टिश्यू है, अगर किसी का क्लास छोटा भी है तो समझोगे तो समझ में आ जाएगा, जिसको हम लोग मस्क्यूलर टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, मस्क्यूलर देखो, मस्क्यूलर टिश्यू का बहुत इंपॉर्टेंट है अपने बॉडी के अंदर। मसल्स के कारण ही हमारे अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है और रिलैक्सेशन हो रहा है। इस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के कारण हम लोग का जो बॉडी का पार्ट है, ऑर्गन है, वो अपने ही पोजीशन पे मूव कर रहा है। जैसे देखो, जीभ मूव कर रहा है, टंग मूव कर रहा है ना, तभी बोल पा रहे हैं। हमारा आंख का आईलिड मूव कर रहा है, देखो हर समय ब्लिंक कर रहा है ना। ये सब किसके कारण हो रहा है? मसल्स के कारण। देखो, हाथ ऐसे ऐसे क्यों कर रहे हो? क्योंकि ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहा है, इसीलिए तुम्हारा ये मूवमेंट हाथ का है। हम भी एक जगह से दूसरे जगह चल रहे हैं, ये भी किसके कारण चल रहे हैं? मसल्स के कारण चल रहे हैं। सारा चीज मसल्स के कारण हो रहा है। क्या लिखोगे इसमें? those type of animal tissue which are responsible for locomotion and movement due to contraction and relaxation of muscles cell called muscular tissue। तो दिक्कत पहले तो समझ लो, लिखने का टाइम देंगे, ये बात समझे। अब देखो, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। हमारी बॉडी में बहुत सारा मस्क्यूलर सेल है, किसी एक को ले लेते हैं। ठीक है, मान लो कि ये एक मसल सेल है। क्या है? देखो समझोगे तो याद रहेगा, नहीं समझोगे तो फिर लिखा हुआ ही याद करना पड़ेगा। मान लो कि किसी का मसल सेल है, ये कॉन्ट्रैक्ट होकर के क्या हो जाता है? कॉन्ट्रैक्ट होकर के इसका साइज क्या हो जा रहा है? कॉन्ट्रैक्ट अगर कोई भी चीज होगा तो साइज बड़ा होगा कि छोटा होगा?
बड़ा होगा। कॉन्ट्रैक्ट के बाद छोटा होगा ना किसी भी चीज को। तो देखो यही मसल से कॉन्ट्रैक्ट होकर के कैसा हो गया, ये मसल्स है, ठीक है। ये भी कॉन्ट्रैक्शन के बाद ऐसा है, ये भी मसल से ही है। आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन, तो तुमको ये बात पता होना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्शन क्यों होता है मसल्स में। नहीं, कुछ तो रीजन होगा ना कॉन्ट्रैक्शन का, कि अपने आप इसको दिल का दौड़ा पड़ रहा है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। अब तो हम लोग कभी भी दौड़ने लगेंगे, पता चले नींद में भी दौड़ रहे हैं, बट ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, ये बात समझना है। देखो न्यूरॉन सेल अभी बताए नहीं है, इसके बाद बताएंगे, लेकिन कुछ नहीं, ये सारा का सारा जो फंक्शन हो रहा है न्यूरॉन के कारण हो रहा है। किसके कारण, न्यूरॉन। ऊपर वाला लिख लिए हो, तो साइड में बना है इधर क्या कब कर रहे हो तुम लोग। देखो ऐसा सेल होता है अपने पास, ज्यादा बड़ा बनाने का स्पेस नहीं है मेरे पास, तो बड़ा नहीं बनाएंगे। ऐसा क्या है, सेल है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूरॉन कहते हैं। ये बीच में क्या है, न्यूक्लियस है, इसका नर्व एंडिंग है। इधर ध्यान दो, ध्यान दो। देखो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन में तुम्हारा न्यूरॉन हेल्प कर रहा है। अगर न्यूरॉन ना रहे तो मसल सेल कभी कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स नहीं कर पाएगा, समझे। तुम सुने हो कि किसी को पैरालिसिस मार देता है, चल पाता है क्या, उस ऑर्गन से काम कर पाता है क्या। क्या होता है पैरालिसिस में, तुम्हारा जो न्यूरॉन है, हमारे बॉडी में सेंसरी न्यूरॉन होता है, पढ़ाएंगे न्यूरॉन तो बताएंगे, तुमको हर चीज को सेंस करवाता है। हवा चल रहा है तो तुमको सेंस हो रहा है, गर्मी लग रहा है तुमको सेंस हो रहा है, यानी जो स्टिमुलस है उसको कैरी करके ले जाता है, वो न्यूरॉन खराब हो जाता है। देखो अभी खराब नहीं है, अभी ठीक है, उसी का हम फंक्शन बता रहे हैं कि कैसे वर्क करता है। तो न्यूरॉन अपने अंदर से कुछ केमिकल बाहर निकाल रहा है, और केमिकल बाहर निकाल के इस मसल सेल के ऊपर ये बाहर फेंक देता है। देखो ये केमिकल है, इस केमिकल्स को कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। क्या कहते हैं, इस केमिकल का नाम है न्यूरो ट्रांसमीटर। समझ में आई बात। ये जब ये न्यूरॉन यहाँ का अपने अंदर का जो केमिकल को बाहर फेंका इस मसल सेल के ऊपर, उस केमिकल को क्या बोल रहे हैं, न्यूरोट्रांसमीटर। समझ लो, कुछ सेल के अंदर ना आयन्स होता है, सेल के अंदर सबसे ज्यादा जो आयन होता है वो पोटेशियम आयन होता है। कौन सा, पोटेशियम आयन। और सेल के बाहर जो आयन होता है उसको हम लोग सोडियम आयन कहते हैं। सेल के बाहर सोडियम आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा रहता है और सेल के अंदर पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा रहता है। लेकिन जैसे ही तुम्हारा न्यूरॉन न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करता है, तुम्हारा जो सोडियम आयन कंसंट्रेशन है वो सेल के अंदर आना शुरू कर देता है। देखो ये सोडियम आयन कहाँ आने लगा, सेल के अंदर, और जो पोटेशियम आयन था K+ था वो सेल के बाहर जाने लगता है। देख रहे हो, इस तरह का मूवमेंट होने लगता है। नॉर्मल केस में ऐसा नहीं होता, तब भी होगा जब न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ से ये छिड़केगा, स्प्रेड करेगा, तब सोडियम आयन सेल के अंदर आने लगता है और पोटेशियम आयन सेल के बाहर जाने लगता है। इस प्रोसेस को कहते हैं डीपोलराइजेशन। क्या बोलते हैं, प्रोसेस कॉल्ड डीपोलराइजेशन। और डीपोलराइजेशन जैसे ही होता है तुम्हारा मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। देखो मसल्स क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट। जैसे ये न्यूरोट्रांसमीटर बाहर फेंका, सोडियम आयन अंदर आने लगा, पोटेशियम आयन बाहर जाने लगा, मसल्स क्या हो गया,
कॉन्ट्रैक्ट, वापस से रिलैक्स कैसे होगा? फिर ये वापस ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करना बंद कर देगा, ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करना बंद करेगा तो सोडियम आयन अंदर आना बंद कर देगा और पोटेशियम आयन बाहर जाना बंद कर देगा। ये वापस अपने शेप में क्या हो जाएगा? रिलैक्स हो जाएगा। समझ में आया? इसी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के कारण हमारे अंदर मूवमेंट भी होता है और तुम्हारा लोकोमोशन भी होता है। तो दो टर्म और है, मूवमेंट और लोकोमोशन। क्या है ये समझ लो, एग्जाम्पल करके लिख लो। समझे क्या है? क्या जल्दी बनाओ, बैठिए। सर बना लिया। बताएंगे ये सब का नाम होता है, इसको डेंड्राइट्स कहते हैं, इसको सेल बॉडी कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक के लेंथ को हम लोग एक्सॉन कहते हैं। इस ऐसे जो रीजन दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं? न्यूरॉन नर्व एंडिंग कहते हैं, नर्व एंडिंग। लिखते क्या नाम उसका? न्यूरॉन का। देखो पतला पतला धागा जैसा दिख रहा है ना, इसको हम लोग डेंड्राइट्स कहते हैं, डेंड्राइट्स। इस पूरे ये न्यूक्लियस है इसका, ये क्या है? न्यूक्लियस है। यहाँ से यहाँ तक के लेंथ को एक्सॉन कहते हैं और ये पूरा का पूरा लेंथ को हम लोग कहते हैं, इस पूरे लेंथ को हम लोग नर्व एंडिंग कहते हैं, नर्व। और इस पूरे बॉडी को साइटोन कहते हैं। क्या बोलते हैं? साइटोन। यहाँ यहाँ लिख दे रहे हैं। यहाँ से यहाँ जो पूरा ये दिख रहा है ना, ये पूरा को साइटोन कहते हैं। साइटोन या इसी को सेल बॉडी भी कहा जाता है। साइटोन या ये न्यूरॉन का, जब न्यूरॉन तुमको पढ़ाएंगे इसके बाद फिर से पढ़ाएंगे। अब जो यहाँ हुआ है इसको लिख दे बस। क्या तुम लोग का डिस्टेंस मेंटेन कर दो और दो इधर बैठा दे, करिए बगल में। लिख लिए? इसलिए बोलते हैं कि जब हम पढ़ाते हैं तो ये लोग गप करते रहती है, तब भी या लिखते रहेंगे। जब हम लिखने का टाइम देंगे तो बैठ के गप करेंगे। पढ़ाते हैं तो सुना करो उस वक्त। हो गया? वापिस इसको अगर रिलैक्स करना होगा तो कैसे करेगा? जब इसको वापस रिलैक्स करना होगा तो यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होना बंद हो जाएगा। समझे? ये बंद होगा, यहाँ पे सोडियम अंदर आना बंद हो जाएगा और पोटेशियम बाहर जाना। डीपोलराइजेशन नहीं होगा। डीपोलराइजेशन नहीं हो तो वापस ये अपने शेप में आ जाएगा। रिलैक्स हो गया। समझे? तुम्हारा हार्ट भी जो बीट कर रहा है उसमें भी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ही हो रहा है। हार्ट में क्या हो रहा है? वो भी तो इसी कारण बीट कर रहा है ना हर समय। सुन रहे? बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर समझ गए तुम, ये कभी बदलता नहीं है। ये मत सोचना कि 9th क्लास में तो ये है और आगे जाओगे तो कुछ और हो जाएगा। ये सेम चीज है। तुम कहीं भी पढ़ो, मसल सेल ऐसे ही काम करता है। मिटा दें। अब इस बात को बस लिख रहे हैं, लिखना पड़ेगा कि याद रखोगे।
याद रहेगा, लेकिन हम लिख तो देंगे इसका। न्यूरॉन बहुत तरह का होता है, 3 तरह का न्यूरॉन होता है, सेंसरी न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन और एक मोटर न्यूरॉन होता है, समझे। हमारे स्किन के पास जो न्यूरॉन होता है उसको सेंसरी न्यूरॉन कहते हैं। वो किसी भी इम्पल्स को कैरी करता है और ब्रेन तक पहुंचाता है। जो ब्रेन से किसी इंफॉर्मेशन को जो न्यूरॉन लेकर के आता है उसको मोटर न्यूरॉन कहते हैं। ठीक है, देखो क्या है ये। When sensory neuron relay neurotransmitter then concentration of sodium ion Na प्लस कहते हैं सोडियम आयन को, increased inside the cell while concentration of potassium ion decreased, कम जाएगा ना बाहर जा रहा है तो, inside the cell called depolarization। क्या काउज करता है? depolarization due to depolarization muscle cell contracted। ठीक है, मसल सेल क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्टेड हो गया। हमारे बॉडी में 2 सेल है जो एक्साइटेबल सेल है, एक्साइट होता है, एक तो न्यूरॉन सेल और दूसरा मसल सेल। जो अब एक्साइटेबल का मतलब कुछ चीज अपना शेप को बदल सकता है, और किसी सेल का शेप बदलता है क्या? इसका हो सकता है। इन ह्यूमन बॉडी 2 cells are excitable in nature। क्या क्या है वो 2 सेल? एक न्यूरॉन और फिर में मसल सेल। हो गया? डन। इसमें 2 इम्पॉर्टेंट टर्म था, लोकोमोशन और क्या था? मूवमेंट। लोकोमोशन और मूवमेंट किसको पता है? कौन बताएगा कि मूवमेंट क्या होता है, लोकोमोशन क्या होता है? क्या बताओगे? जल्दी लिखो।
कौन सा थर्ड पॉइंट? ये वाला। देखिए, इन ह्यूमन बॉडी 2 सेल्स आर एक्साइटेबल। 2 सेल्स एक्साइटेबल्स का मतलब कुछ अंदर और बाहर हो रहा है। दो हमारे बॉडी में 2 सेल है जिसमें कुछ अंदर और बाहर होने के कारण उसका शेप बदल जा रहा है। एक तो न्यूरॉन सेल से क्या निकल रहा था? न्यूरोट्रांसमीटर। उसी न्यूरोट्रांसमीटर के कारण तुम कुछ भी सेंस कर पा रहे हो। ये तो हमारे पास सेंस ऑर्गन जितने भी हैं, आगे पढ़ाएंगे, सारे के सारे सेंस ऑर्गन जो अपने हैं वो सब न्यूरॉन के कारण, सेंसरी न्यूरॉन के कारण तो वर्क कर रहे हैं। तुमको नर्व सेल में बताएंगे ये चीजें। फिर तुम्हारा मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स इसी कारण कर रहा है, क्योंकि उसके अंदर भी सोडियम आयन बाहर होता है और पोटेशियम आयन, उल्टा बोल दिया, सोडियम आयन अंदर हो रहा है और पोटेशियम आयन बाहर हो रहा है। उसी को उस प्रोसेस को डीपोलराइजेशन कहते हैं। पूछेगा मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन आर काउज्ड बाय, उसमें रहेगा ऑप्शन डीपोलराइजेशन, और भी गलत कुछ रहेगा। आंसर क्या होगा? डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन का मतलब क्या होता है? तो सोडियम आयन का कंसंट्रेशन मसल सेल में बढ़ जाता है और पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन मसल सेल में कम हो जाता है। लिखना पड़ेगा क्या? अलग से लिख दें डीपोलराइजेशन। क्या जी बोलते नहीं हो? मत नहीं लिखवाए। चलो, बोल दिए तो नहीं लिख रहे। अब 2 टर्म है, मूवमेंट और लोकोमोशन। ये भी किसके कारण हो रहा है? मूवमेंट एंड लोकोमोशन are caused by muscles cell। इसी के कारण हो रहा है। तो सबसे पहली बात की मूवमेंट क्या है? कौन बताएगा? देखो, हमारा बॉडी का जो ऑर्गन है वो मूव कर रहा है, लेकिन लोकोमोट कर रहा है क्या? ऐसा है कि आंख बाहर होके ऐसे होके वापस अंदर चला जा रहा है? ऐसा नहीं होता है। अपनी पोजीशन पे बस ब्लिंक कर रहा है। हम लोग आंख के पोजीशन को इधर उधर कर सकते हैं नहीं। तो चेंज इन पोजीशन ऑफ बॉडी पार्ट क्या बोलोगे? चेंज इन पोजीशन ऑफ बॉडी पार्ट्स कॉल्ड मूवमेंट। एग्जाम्पल्स में आई ब्लिंकिंग या टंग का जो मूवमेंट है, मूवमेंट ऑफ टंग है ना, ये बाहर निकाल के किसी को दिखा दी, ये भी तो मूवमेंट है और अपने कंट्रोल में है। तुम्हारा लोकोमोशन क्या है? लोकोमोशन मूवमेंट ऑफ बॉडी फ्रॉम वन प्लेस to another place called लोकोमोशन। हम यहाँ से घर चले जाएंगे, क्या कहलाएगा? क्या बोल रही है? छुट्टी हो जाएगा, सही बोल रही है, बट अभी नहीं होगा। उसका लोकोमोशन बोलेंगे। जब कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर लोकोमोशन हो रहा है वो अपना पोजीशन ही चेंज कर दिया, तब क्या बोलेंगे? लोकोमोशन।
लेकिन जब किसी चीज का मूवमेंट अपने ही पीरियड पे हो रहा है तब उसको हम लोग मूवमेंट बोलेंगे। जैसे हम लोग मूव करते रहते हैं ऐसे सारे हिला डुला रहे हैं अपने ही एक्सिस पे, मूवमेंट है। हाँ, हम एक जगह से दूसरी जगह चले गए, ये लोकोमोशन है। अपनी ही जगह बैठ के मस्त नाच रहे हैं, इसे नाचना भी तुम्हारा लोकोमोशन वो लोकोमोशन में आ जाएगा, क्योंकि एक जगह रह के कोई नाच नहीं सकता। हो गया। अब टाइप्स पढ़ लेते हैं कि मसल सेल कितने तरह क्या दीदी है? देखो, टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू बता देना, लास्ट पॉइंट छोड़ दे, जल्दी लिखो। नीचे का इरेज करें। Types of मस्कुलर टिश्यू। हमारी बॉडी में टोटल 2 तरह का मस्कुलर टिश्यू है। कितने तरह का? एक को हम लोग कहते हैं वॉलेंट्री और एक को कहते हैं इनवॉलेंट्री। क्या बोले? देयर आर 2 types of muscles cell, sorry muscles tissue पर है, मस्कुलर टिश्यू। कोई बात नहीं, तुम्हारा सारा आ जाएगा। सबका जो बांटने का, जो क्लासिफिकेशन का जो बेसिक है वो अलग अलग है, हम जो कर रहे हैं वो अलग है। देखो कितने तरह का? एक को कहेंगे वॉलेंट्री और एक को कहेंगे इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री, ये पूरा जब पढ़ लेंगे ना तो तुम मिलाना तुम्हारा सारा मिल जाएगा, समझे? वॉलेंट्री क्या होता है? एक सुन लो पहले फिर लिख रहे। वॉलेंट्री का मतलब एक ऐसा मस्कुलर टिश्यू जो तुम्हारे अंडर में हो, जो तुम्हारे कंट्रोल में हो, वैसे मस्कुलर टिश्यू क्या बोलोगे? एक बात बताओ, तुम्हारे बॉडी का कौन कौन सा रीजन का जो मसल्स है तुम अपने अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकते हो? देखो तो इसको कर सकते हैं क्या? जैसे पर नाचना है नाच लो, सब कर सकते हैं, है ना? टंग भी मसल्स का है, वो कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। ये जो आईलिड है वो कर सकते हो क्या? तभी तो सोते हो, जब सोने का मन करता है बस नीचे कर लेते हैं, है ना? ये सब कैसा मस्कुलर टिश्यू है? इवन अपना ये जो एब्डोमिनल मसल्स है, एब्डोमिनल मसल समझते हो? नहीं, एब्डोमिनल मसल्स क्या होता है? देखो अभी एग्जांपल देते, पहले लिख लेते हैं। एब्डोमिनल मसल तुमको बताए होंगे कि जो यहाँ पे इन सब का जो मसल्स है ये भी अपने कंट्रोल में, हम लोग के कंट्रोल में नहीं, क्योंकि हम लोग रखे नहीं है इसको। जो नाच होता है या फिर जो योगा करता है वो लोग के कंट्रोल में। देखते हो ये सब मसल्स मूव करता है तभी तो तुम उसका डांस देखते हो, है ना? वो कर सकता है।
या रामदेव बाबा तो अपने पूरा पेट को ही हिला दिए करते हैं, पता नहीं उस पे उनका कंट्रोल है। यानी कि मसल सेल जो वॉलेंट्री है उस पे तुम अपना कंट्रोल रख सकते हो, समझे, लेकिन जो इनवॉलेंट्री है उस पे कंट्रोल नहीं रख सकते हो। जैसे जो तुम्हारा हार्ट है, तुम्हारे हार्ट के ऊपर तुम्हारा कोई कंट्रोल है क्या? तुम्हारे अकॉर्डिंग हार्ट बीट होगा क्या? नहीं। जो खाना खा रहे हो, तो खाना जब खाते हैं तो पेरिस्टेलेटिक मूवमेंट होता है फूड का, हम बताएंगे। अपना पूरा का पूरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना वो भी मसल सेल से ही बना है। तो क्या उस डाइजेस्टिव सिस्टम पे तुम्हारा कंट्रोल है कि खाना अच्छा नहीं लगा तो चलो बाहर निकाल दिए? उल्टी करना पड़ता है, वो अलग चीज है, समझे। वो तुम अपने मन से नहीं निकाल रहे हो, उसमें उंगली डाल दिए मुंह में, उल्टी उस कर रहे हो या गंदा हो उल्टी कर रहे हो, वो अलग चीज है। समझ में आई बात? तो इसको हम डिफाइन कर रहे हैं। ये सेकंड टिश्यू था, क्या लिखोगे? दोज टाइप ऑफ टिश्यू विच आर अंडर कंट्रोल ऑफ ह्यूमन ब्रेन। किसके कंट्रोल में है? ह्यूमन ब्रेन के कंट्रोल में। एग्जाम्पल्स में क्या बोले? टंग, आईलिड, स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स समझे? वैसा मसल्स जो बोन से कनेक्टेड है। अपने बॉडी में जो भी मसल्स बोन से जुड़ा हुआ है वो सब के सब तुम्हारे कंट्रोल में, तभी तो तुम बोन से मूव कर रहे हो, है ना। ये स्केलेटल मसल्स उसी को कहते हैं, मसल्स विच कनेक्ट विद बोन। ये सारा का सारा तुम्हारे कंट्रोल में है। या एब्डोमिनल मसल्स, एब्डोमिनल मसल्स इसी से बहुत सारा है। ये सब के सब कैसा है? कट गया, लिखो लिखो, एक एक करके लिखना था। टंग, टंग का स्पेलिंग गलत है, सुधार लो। टंग का स्पेलिंग गलत लिखती है, TONGUE होता है ना। इतनी बात समझ में आई? वॉलेंट्री मसल्स क्या है? स्कूल में हुआ है कि नहीं ये चैप्टर? अभी तक नहीं हो गया। प्लांट टिश्यूज, एनिमल टिश्यू से पहले टाइप कोई बात नहीं, जबकि स्कूल में डेली पढ़ाई होता है, पता है ना। मिटा दे। अब देखो थोड़ा स्ट्रक्चर की बात करते हैं वॉलेंट्री, फिर उसकी बात करेंगे हम लोग। पहले फर्स्ट नंबर क्लियर करते हैं इसका। वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री। अगर तुम वॉलेंट्री मसल्स की बात करोगे तो ये सिलेंड्रिकल होता है। कैसा होता है? वॉलेंट्री
मसल्स। कैसा होता है? ऐसे लंबा लंबा होता है। ऐसे एक मिटा देते हैं क्योंकि लिखने का भी जगह चाहिए। लंबा लंबा सिलिंड्रिकल शेप क्या है? इसको हम लोग मायोफाइबर्स भी कहते हैं। मायोफाइबर्स का मतलब भी मसल सेल होता है, ठीक है। इधर देखो, सिलिंड्रिकल शेप तो है और बीच में, इन सब के बीच में ना बैंड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बैंड। लाइट बैंड और डार्क बैंड, दो तरह का बैंड होता है। क्या होता है समझो कि कुछ नहीं, ऐसे लाइनिंग होता है। डार्क बैंड तब कहेंगे जब ये लाइनिंग बहुत डीप दिखेगा, पास पास में होगा तो कैसा बैंड बोलेंगे? डार्क बैंड। मसल सेल में ऐसा ऐसा बैंड मिलता है और जो वॉलेंट्री मसल्स होता है उसमें डार्क बैंड होता है। कैसा बैंड? देखो सारे मसल्स में होगा। सुन लो, अभी लिखने मत लगो। इसीलिए कहते हैं जो मसल सेल होता है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होता है। एक ही सेल के अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियस होता है। इससे पहले तुम ऐसा पढ़े नहीं होगे। ये सब क्या है? बैंड। देखो इसमें न्यूक्लियस कैसे है? मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है। एक न्यूक्लियस अगर यहाँ है तो दूसरा न्यूक्लियस यहाँ है, यहाँ है। एक ही सेल के अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियस है। तो ऐसे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? जब किसी में एक से ज्यादा न्यूक्लियस हो जाए तब हम लोग कहते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। और साइंस में हम लोग इसके लिए भी एक टर्म यूज करते हैं, सिंसिशियम बोलते हैं। जब एक ही सेल में अगर एक से ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट हो तो वैसे कंडीशन को सिंसिशियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिंसिशियम। तुमसे पूछेगा तो क्या बोलोगे? अ सेल विच हैव मोर देन वन न्यूक्लियस। देखो ये सब न्यूक्लियस है इसका, समझ में आया? अब इसको लेबलिंग कर दे रहे हैं। ये सिलिंड्रिकल शेप तुम्हारा सेल है, सिलिंड्रिकल शेप। ये तुम्हारा डार्क बैंड है, डार्क बैंड। ये तुम्हारा न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस कैसा है? मल्टी न्यूक्लिएटेड। एक ही सेल में देखो कितना है ना, ढेर सारा। ये मान लो एक सेल है तो इसमें कितने सारे न्यूक्लियस है? अनगिनत है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है। अब मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन को क्या कहते हैं? ऐसे सेल को हम लोग सिनोसाइट कहते हैं, सिनोसिटिक कंडीशन। इसका मतलब क्या होता है? when more than one nucleus present in a cytoplasm, जब एक से ज्यादा न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म में होगा तो उसको क्या बोल दोगे? मल्टी न्यूक्लिएटेड या सिनोसिटिक कंडीशन। एग्जांपल्स कहाँ मिलेगा इस तरह का? तो अभी बताया, जितने भी वॉलेंट्री मसल्स हैं तुम्हारे अंदर वो सब के सब ऐसे ही बने हुए हैं, ठीक है। चलो तो अभी तो लिखे थे, आईविज लिखे थे, टंग लिखे थे, इसी से अभी इसका फंक्शन लिखना बाकी है। मायोफाइब्रिक मसल सेल को कहते हैं। एक को क्या बोलोगे? अभी तो बताए थे, एक को तीन है ना इसमें एक को मायोफाइब्रिक्स है। मसल सेल का एक दूसरा नाम है मायोफाइब्रिक्स। ध्यान से बनाना।
टाइम कितना हुआ? ये आधा घंटा है। 5 मिनट। क्या कर रहा है उस तीनों पीछे? क्या हुआ? पीछे इसलिए बैठते हो? डिस्टेंस मेंटेन करो। तुम लोग लिख रहे हो? हो गया? देखिए, इसको स्ट्राइटेड भी बोलते हैं। इसी डार्क बैंड को क्या बोलते हैं? स्ट्राइएशन। ये लाइन, पतला पतला जो लाइन होता है उसको स्ट्राइएशन कहते हैं। तो इसलिए ऐसे मसल सेल को स्ट्राइटेड मसल्स भी कहते हैं। तुम्हारे बुक में वही अलग लिखा होगा, लिखा है ना? क्या कार्डियक मसल्स ऐसा होता है? वो अलग होता है, वो सबसे अलग है, वो पढ़ेंगे। इंटरकैलेटेड डिस्क शेप होता है वो, ऐसा नहीं होता है। सार्कोलेमा एक लेयर मसल सेल का बताएंगे। इसी में दिया क्या? बाहर वाले लेयर को सार्कोलेमा बोलते हैं। उसी में प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सार्कोलेमा कहा जाता है, लिख देते हैं। इसी का जो सेल है ना, तो बाहर में मेम्ब्रेन होगा ना, जैसे ये भी तो इसका सेल मेम्ब्रेन है। इसके सेल मेम्ब्रेन का एक स्पेशल नाम है, समझे? सार्कोलेमा, उसी को कहते हैं। इसी का नाम है सार्कोलेमा। सार्कोलेमा सेल मेम्ब्रेन को कहा जाता है। लिख देते हैं अभी हम इसको। ये इधर लिखा हुआ मिटा दे बस। ये सब जो लिखे हैं, यहाँ पे हम लिख रहे हैं इसी सेल के बारे में। क्या है ये? ये जो वॉलेंट्री मसल्स है, तो तुम्हारे कंट्रोल में these muscles are in control of our brain, फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद ये स्ट्राइटेड मसल्स होता है। देखो, डार्क बैंड, लाइट बैंड का मतलब क्या है? दीज आर स्ट्राइटेड मसल्स। स्ट्राइटेड का मतलब वही डार्क बैंड एंड लाइट बैंड। ठीक है? उसके बाद क्या है? मल्टी न्यूक्लिएटेड है। दीज आर मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल। और क्या है? सिलिंड्रिकल इन शेप, लॉन्ग
cylindrical in shape. Sinusoid तुमको हम अभी लिखवा दिए. These are also called sinusitic condition. Examples लिखना है तो muscles of eyelid, tongue लिखो tongue, और muscles which attached with bone, muscles which attached with bone, ये सब के सब ऐसा ही मसल्स है. स्ट्राइटेड का मतलब ये डार्क बैंड जो लिखे हैं क्या है, स्ट्राइटेड है. चल एक हो गया तुम्हारा वॉलेंट्री मसल. जल्दी करो, बहुत कम टाइम है, इसके बाद ही खत्म हो जाएगा. आखिरी टिश्यू बहुत छोटा टिश्यू है, ज्यादा बड़ा नहीं है. इसके बाद अगले क्लास में हम लोग न्यूरॉन पढ़ लेंगे. इसके बाद तुम लोग कौन सा चैप्टर था, डिवाइड एंड फॉलो. इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज पढ़ना क्या है. इस चैप्टर हमको सबसे ज्यादा बोरिंग लगता है ये चैप्टर बनाना. लेकिन पता है बोरिंग इसलिए लगता है, पढ़ना कुछ नहीं है. देखो यही चैप्टर वापस क्लास 12 में पढ़ना है, सेम चैप्टर. वहाँ जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ाना, वो भी पढ़ाते हैं. वहाँ अच्छा लगता है क्योंकि वो जेनेटिक इंजीनियरिंग प्लांट बनाना सिखाते हैं. या नाम खाली पढ़ना है. बड़ा क्या है, सिर्फ खेती करना है, फार्मर बन जाओ, सब जान जाओ क्या है. समझे. तुम अपने फूड रिसोर्सेज में कैसे इम्प्रूव कर रहे हो या कैसे कर सकते हो, वही चीज इसमें पढ़ना है. क्या था, इम्प्रूवमेंट था, क्रॉप प्रोडक्शन, वही चीज है. लेकिन वहाँ पे तुमको क्रॉप प्रोडक्शन में बताया गया था कि एग्रीकल्चर क्या होता है, टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर क्या होता है, क्रॉप कितने तरह का होता है, इरिगेशन क्या होता है, इरिगेशन कितने तरह का. इस चैप्टर में तुमको वो नहीं पढ़ना है. इस चैप्टर में ये पढ़ना है कि जो क्रॉप है उसके अंदर जो फूड ग्रेन्स लग रहा है उसका इम्प्रूवमेंट कैसे करो. तुम उसको डिजीज होने से बचाओ. बीमारी नहीं होगा तो फूड का प्रोडक्शन क्या होगा, ज्यादा. तुम प्रॉपर इन्वायरमेंट दो, सॉइल दो, फर्टिलाइजर उसको दो, जो मैन्युअर्स है वो दो, टाइम टू टाइम वाटर दो, तब उसमें प्रोडक्शन ज्यादा होगा. अब उससे भी ज्यादा कैसे कर सकते हैं, तो जेनेटिकली इंजीनियर प्लांट बनाओ, हाइब्रिड तैयार करो. बनाए हम लोग हाइब्रिड. आजकल देखते हो सब फ्रूट्स का साइज कितना बड़ा हो गया है. आम, इतना बड़ा बड़ा आम मार्केट में आया हुआ था, आधा किलो से ऊपर का एक आम था. समझे. आधा किलो में 750 ग्राम का आम आया हुआ है साइज में. लिख लिए चीज हो गए, लिखो, लिख लिए. ये वॉलेंट्री मसल्स इतना ही था. इसके बाद इनवॉलेंट्री मसल्स. मेरा कॉपी कर रहा है. हाँ नहीं हुआ है. इसके बाद है इनवॉलेंट्री मसल्स, जिसमें दो तरह का है, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल.
हाँ जल्दी लिखो, हंसो मत। लिख कौन रहा है? तुम लिख रहे हो। देखो विसरल ऑर्गन किसको किसको पता है? हमारे बॉडी में जितने भी विसरल ऑर्गन हैं सब के सब कैसे मस्कुलर टिश्यू से बने हैं? इनवॉलेंट्री मस्कुलर टिश्यू। जैसे तुम्हारा स्टमक किससे बना है? इंटेस्टाइन किससे बना है? लार्ज इंटेस्टाइन किससे बना है? या तुम्हारा जितने भी ग्लैंड हैं वहां भी मस्कुलर टिश्यू है, वो सब कैसा मस्कुलर टिश्यू से बना है? ये सारे के सारे ऐसे ऑर्गन है जिसपे अपना कंट्रोल नहीं है, समझे? तुम्हारे ग्लैंड पे तुम्हारा कंट्रोल है क्या? नहीं कंट्रोल होता है अपने। जैसे एक ग्लैंड होता है किडनी के जस्ट ऊपर में बैठा हुआ होता है टोपी जैसा, एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। उससे एक हार्मोन एड्रिनलिन नाम का रिलीज होता है जिसको इमोशनल हार्मोन्स कहते हैं, है ना? इमोशनल हार्मोन्स का बहुत सारा फंक्शन होता है। जैसे अभी हमको कुछ नहीं हो रहा है, नॉर्मल है, सुनो ध्यान से, ठीक है? अभी क्या है? नॉर्मल है, लेकिन कोई ऐसा जानवर आ जाए, वाइल्ड एनिमल आ जाए, तुम्हारे अंदर अचानक क्या होने लगता है? धड़कन फास्ट हो जाता है, तुम एकदम अंदर से क्या हो जाते हो? डर जाते हो। ये क्यों होता है? ये जब तुम देखे उस चीज को तो तुमको अब रियलाइज हुआ कि अब तो गए, है ना? तो ग्लैंड तुम्हारा एक्टिव हो गया। हाइपर टेंशन नहीं बोलते उसको, हाइपोटिज्म कहते हैं। क्या बोलते हैं? तो उसके कारण सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स बढ़ गया। अब हार्मोन्स बढ़ा तो उसका तुमको इफेक्ट दिखने लगा, तुम डरने लगे। समझ में आई बात? तो हमारे जो जितने भी विजुअल ऑर्गन्स हैं वो सब के सब नॉन वॉलेंट्री मसल से बने हुए हैं। कैसे मसल से? इनवॉलेंट्री मसल्स। मिटा दो इसको ना, हो गया। सेकेंड नंबर अपना क्या? इनवॉलेंट्री मसल्स। इनवॉलेंट्री मसल्स क्या लिखोगे? those muscle cells which are in control of our brain, sorry, which are not in control of our ब्रेन, जो हमारे ब्रेन के कंट्रोल में नहीं है, वैसे मसल्स को क्या बोलते हैं? इनवॉलेंट्री मसल्स। एग्जाम्पल्स क्या है? मसल्स ऑफ विसरल ऑर्गन। विसरल ऑर्गन जो इंटरनल ऑर्गन हमारे बॉडी में, जैसे स्टमक, यह पूरा का पूरा एलिमेंट्री कैनाल लिखो। एलिमेंट्री कैनाल जो है वो हमारे कंट्रोल में, अगर हमारे कंट्रोल में रहते तो हम अपने अकॉर्डिंग फूड को डाइजेस्ट कर पाते, बट नहीं होता है, ठीक है? ग्लैंड्स, तुम्हारा हार्ट, किडनी, लीवर, ये सब के सब तुम्हारे कंट्रोल से बाहर है। इट इज बहुत सारा है। तो विसरल ऑर्गन का मतलब समझ में आया क्या है? हाँ, जो बॉडी के अंदर जितने भी ग्लैंड्स हैं वो सब के सब कैसे ऑर्गन कहलाते हैं? विसरल ऑर्गन। दो तरह का होता है विसरल
सॉरी इनवॉलेंट्री मसल्स, एक को स्मूथ मसल्स कहते हैं और दूसरे को कौन सा, कार्डियक मसल्स। हो गया। इनवॉलेंट्री अभी शुरू हुआ है, वॉलेंट्री खत्म हो गया। नींद में हो क्या जी तुम? क्या हुआ? लिख ले। कौन लिख रहा है? जल्दी करो, टाइम अपने पास ज्यादा नहीं है। क्या ये हो गया ना? दो तरह का इनवॉलेंट्री मसल्स है। इनवॉलेंट्री मसल आर ऑफ टू टाइप्स। कितने टाइप्स के हैं? दो टाइप है, एक स्मूथ मसल्स और एक है कार्डियक मसल्स। क्या है स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स? देखो, स्मूथ मसल्स आंख जैसा दिखता है, आई का शेप कैसा है अपना, उसी आकार का दिखता है। इस शेप का दिखता है तुम्हारा स्मूथ मसल्स। चलो एक ही बना रहे हैं, ठीक है। यूनिन्यूक्लिएटेड है, ऐसे भी टाइम नहीं अपने पास इतना बनाने का। ये इस टाइप का ये जो कार्डियक मसल्स होता है वो इंटरकैलेटेड डिस्क फॉर्म होता है ऐसे। इंटरकैलेटेड डिस्क क्या होता है? ये ऐसे है, यहाँ से एक ट्यूब गया है, फिर यहाँ से टिश्यू बना है दूसरा, समझे? एक टिश्यू ऐसे है, ठीक है, दूसरा ऐसे है, इस तरह से टिश्यू है तुम्हारा। देखो इसमें भी बैंड होता है, इसमें डार्क बैंड लाइट बैंड दोनों होता है। ये हार्ट जिस टिश्यू से बना है उसकी बात कर रहे हैं, इसमें डार्क और लाइट बैंड समझ में आया? ये दोनों यूनिन्यूक्लिएटेड होता है। कैसा होता है? इन सब में एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है, लेकिन इसके अंदर कितना? इसके अंदर भी एक ही है, लिख लो। क्या लिखोगे? यूनिन्यूक्लिएटेड अनब्रांच्ड का मतलब समझ में आया? अनब्रांच्ड टिश्यू है ये। कहाँ मिलेगा इस तरह का टिश्यू? जितने भी विसरल ऑर्गन्स हैं, फाउंड इन
in visceral organ of our body. ठीक है, एक कार्डियक मसल्स है जिससे तुम्हारा हार्ट बना है, मेड अप ऑफ ह्यूमन हार्ट। ये भी यूनिन्यूक्लिएटेड होता है, यूनिन्यूक्लिएटेड। ये ब्रांच होता है, कैसा होता है? ब्रांच। देखो ब्रांच दिख रहा है ना इसमें, ब्रांच टिश्यू। एक तरफ बहुत स्पेस छोड़ा, कहाँ अलग अलग तुमको अभी पता चल रहा है? चलो टाइम भी हो गया। एक चीज और लिखना है, लिख दे यहीं पे। देखो इन दोनों के बीच में ये जो गैप है ना, इस गैप, इसको इंटरकैलेटेड डिस्क कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरकैलेटेड डिस्क कहते हैं। समझ में आया? ये भी कैसा टिश्यू था? स्ट्राइएटेड टिश्यू था। देखो स्ट्राइएशन है इसमें भी। कार्डियक टिश्यू कैसा है? स्ट्राइएटेड टिश्यू। इससे ज्यादा तुमसे नहीं पूछेगा। अब जाइए इसको याद कीजिए और याद रखिए, क्योंकि ये सब एग्जाम में आता है। क्या है? कौन बोला? तू ये तो बोल रही है, तुम लोग का नहीं है। अरे तो तुम सीबीएसई से ही हो ना सब लोग। सीबीएसई का तो बोर्ड का तो सिलेबस सेम होता है ना। स्कूल में तो बताता ना कि क्वेश्चन सीबीएसई पढ़ लेना, क्या मतलब है, वो भी पढ़ा देंगे। अब देखेंगे कि पहले ज्यादा किसका है, समझे? सर, अब सर से भी पूछ लेंगे एक बार, हम जो सर बोलेंगे वो हम पढ़ा देंगे। बना लिया हो ना ये? हाँ चलो अब नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे कोई नया टिश्यू। ये खत्म हो गया, मस्कुलर टिश्यू इतना ही था। न्यूरॉन, नर्वस टिश्यू भी बचा हुआ है।